गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव गर्ग। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, देखो पाचन तंत्र, पाचन मतलब होता है कि अपन जो भी कुछ पदार्थ खाते हैं उसको कूटना पीसना, वो होता है पाचन। कुछ भी आपने खाना खाया, आपने रोटी खाई, कुछ भी फल खाया, उसको अगर आपने कूटना पीसना, वो होता है पाचन। तो पाचन का मेन, आप बिल्कुल इजी तरीके से समझो, पाचन मतलब कूटना पीसना, ये होता है पाचन। कुछ भी चीज आपने खाना खाया, आपने फल खाया, आपने कुछ भी खाया, उसको कूटना पीसना पाचन। और तंत्र मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पाचन मतलब होता है कूटना पीसना, और तंत्र मतलब होता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पाचन तंत्र में सबसे पहले, इसका सबसे पहला वाला भाग आता है आहार नाल। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहला आहार नाल। उसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। आहार नाल, आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, जो मुख से लेकर गुदा तक जाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं मुख से गुदा। मुख से लगाकर गुदा तक का जो भाग होता है पाचन तंत्र में, वो कहलाता है आहार नाल। अब आहार नाल के अंदर ही बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे। जो अपन तंत्र की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर अपन के द्वारा खाया हुए खाने को कूटने पीसने का काम करते हैं। तो आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक का पार्ट होता है। ये मुख से लेकर यहां से शुरू होता है, और ये छोटी आंत, यहां से बड़ी आंत, और यहां तक, ये पूरा ही भाग होता है आहार नाल। ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहां से लगाकर ये वाला भाग होता है आहार नाल। इसकी लंबाई होती है 30 फीट। इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं वो आप देखना। आहार नाल जिसकी लंबाई होती है 30 फीट, मुख से लेकर गुदा तक का पार्ट। अब देखो, आहार नाल के अंतर्गत अपन को अब जो जो लोग उपस्थित थे उनके बारे में पढ़ना है। देखो, पहला अपने पास में है मुख गुहा। मुख गुहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल केविटी, या बक्कल केविटी। तो मुख गुहा, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं ओरल केविटी। मुख गुहा में देखो, मुख गुहा में क्या होता है, अपन ने खाना खाया तो मुख गुहा में बहुत सारे, मुख गुहा के अंदर भी बहुत सारे भाग है, जिसके इसके अंदर है जैसे दांत, खाने को चबाने का काम करेंगे। एक होता है जीभ, स्वाद के लिए, और इसके अंतर्गत और होता है लार ग्रंथियां। तो मुख गुहा के अंतर्गत अपन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली अपन लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। जो अपन ने जैसे ही खाना खाया, आहार नाल का पहला भाग कौन सा है, मुख गुहा। मुख गुहा में अपन ने खाना खाया, तो मुख गुहा में अंदर कौन से तीन लोग काम कर रहे हैं, दांत काम कर रहा है, जीभ काम कर रही है, और लार ग्रंथियां काम कर रही है। दांत ने क्या किया, भोजन को पचाने का, भोजन को चबाने का काम किया। जीभ ने स्वाद का काम किया, और लार ग्रंथियों के बारे में अपन देखते हैं। तो दांत और जीभ के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। इसके अंदर मुख गुहा में अपन को मेनली पढ़ना है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां अपने मुख गुहा में उपस्थित होती है। तो लार ग्रंथियों में देखो, पहला पॉइंट है, इसकी प्रकृति होती है, इसका जो पीएच होता है 6.8 समथिंग। पीएच मतलब होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर पीएच स्केल में, यहां पर 7 से इधर जाएंगे वो प्रकृति होती है अम्लीय, और यहां से इधर जाएंगे वो प्रकृति होती है क्षारीय। ये प्रकृति होती है अम्लीय, ये प्रकृति होती है क्षारीय। अब देखो, लार ग्रंथियों में जो लार होती है उसका पीएच होता है 6.8, मतलब 7 से कम है, तो इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, ये अम्लीय प्रकृति होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि मुख गुहा में जो लार होती है उसका पीएच कितना होता है, या उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पीएच तो होता है 6.8, और प्रकृति होती है इसकी अम्लीय।
अब लार ग्रंथियों के बारे में अपन दूसरी चीज पढ़ते हैं। लार ग्रंथियों में क्या है कि बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं। उसमें मेनली देखो होता है, एंजाइम क्या होते हैं कि जिनको अपने शरीर में आने के लिए नलिका की जरूरत होती है, जिनको अपने शरीर में फ्लो होने के लिए नलिका की जरूरत होती है, वो होते हैं एंजाइम। और एक होता है हार्मोन, जिनको अपने शरीर में फ्लो होने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। मतलब नलिका विहीन वो होंगे हार्मोन, नलिका युक्त वो होंगे एंजाइम। तो एंजाइम लार ग्रंथियों में अपने उसकी पहले सबसे पहले इसकी प्रकृति देखी, अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान कितना होता है 6.8। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो अपने खाने के साथ में मिलकर उस खाने को पचाने का काम करते हैं, उस खाने को कूटने पीसने का काम करते हैं। तो इसमें पहला अपन पढ़ते हैं एंजाइम टाइलिन एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि अपन कुछ भी चीज खा रहे हैं, रोटी खाया, फल खाया, वो एक तरीके का होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। नाम याद रखना, कुछ भी अपन ने चीज खाते हैं वह होता है स्टार्च के फॉर्म में। अब ये जो टाइलिन एंजाइम होता है वह कहाँ बनता है? मुख गुहा में लार ग्रंथियों से बनता है। लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम बना। इस टाइलिन एंजाइम ने क्या किया कि इसका काम होता है कि स्टार्च को बदलना माल्टोज में। स्टार्च को किसमें बदलना? माल्टोज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जामों में, रेलवे ले लो आप, एसएससी ले लो, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम टाइलिन एंजाइम करता है। कहां पर स्रावित होता है? मुख गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम आता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये भी लार ग्रंथियों में बनता है। इसका काम होता है कि अपन ने खाना खाया तो अब खाने के साथ में अगर कुछ बैक्टीरिया आ गए, कुछ रोगाणु आ गए, कुछ कीटाणु आ गए, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि उस बैक्टीरिया और रोगाणु को मारने का काम करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम एंजाइम कि रोगाणु को मारने का काम करता है। रोगाणु को मारने का काम। कुछ भी अपन ने खाया उसके साथ में कुछ भी बैक्टीरिया है, कुछ भी ऐसी चीज है, उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम। तो लार ग्रंथियों में अपन ने पढ़ा टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि इस स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। स्टार्च मतलब हो गया मंड। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या होगा? लाइसोजाइम एंजाइम भी लार ग्रंथियों में बनेगा और भोजन में अपन ने कुछ भी खाया उसके साथ में अगर कुछ बैक्टीरिया है, हानिकारक पदार्थ है, उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो अपन ने मुख गुहा के अंतर्गत दांत चबाने का काम करेंगे, जीभ स्वाद का। लार ग्रंथियों में अपने पास में ये दो एंजाइम हो गए मेनली। अब अपन आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे अपन ने खाना खाया, खाने के बाद में जैसे ये साइड में तो होते हैं अपने पास में टॉन्सिल, और एक ऊपर आपने लटका हुआ भाग देखा होगा। जब आप मुंह खोलते हो तो एक लटका हुआ भाग दिखाई देता है आपको, जस्ट आपके जीभ के पीछे इस तरीके से एक लटका हुआ भाग दिखाई देता है। उसको कहते हैं अपन यूलिवा। इंग्लिश में नाम है यूलिवा और हिंदी में होता है अलजीवा। देखा होगा आपने, जब मुंह खोलते हो आप, जब एक पीछे से लटका हुआ भाग दिखाई देता है वो होता है यूलिवा, या उसको अपन हिंदी में बोलते हैं अलजीवा। इसका काम क्या होता है मेनली? देखो ये बहुत सारे सलाइवा स्त्रावित करता है, और अपन ने जो खाना खाया वह खाना ये हल्का सा क्या हो जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। तो ये खाना क्या होता है कि नाक में जाने से रुक जाता है। नाक का जो छेद है वो इसको हल्का सा बंद कर देता है, तो खाना क्या होता है कि नाक में जाने से रुक जाता है। तो मेनली तो मुख गुहा में जो अपन ने चौथा पॉइंट अपने पास में ये यूलिवा के बारे में भी देख लो आप, क्या काम करेगा? खाने को खाया, खाने को क्या होता है कि ये हल्का सा पीछे की ओर खिसक जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो खाना है वह नाक में नहीं प्रवेश करे, नाक के द्वार में नहीं प्रवेश करे, श्वास नली के अंदर ऊपर। तो यूलिवा हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहां से मुख गुहा में अपन ने क्या कौन सी चीज पढ़ी? दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, टाइलिन, लाइसोजाइम, अलजीवा हो गया। अब अपन आगे चलते हैं मुख, ये आहार नाल का दूसरा भाग आता है अपने पास में ग्रसनी, फेरिंग्स अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अपन आगे चलते हैं फेरिंग्स। आहार नाल का दूसरा भाग है अपने पास में ग्रसनी,
इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेरिंग्स। देखो, ग्रसनी होती है मेनली 3 भागों में डिवाइड होती है ग्रसनी। इसके 3 पार्ट अपन मान सकते हैं। जो फेरिंग्स है उसके 3 भागों में जो डिवाइड होती है, वह कहाँ स्थित होती है? जैसे आपने खाना खाया, वह खाना जस्ट जीभ के पीछे वाला जो यहाँ से जो शुरू होता है भाग, ये यहाँ तक हल्का सा जो भाग है, ये देखो, ये इतना सा भाग कहलाता है फेरिंग्स, ग्रसनी। देखो ये होती है मेनली 3 भागों में। एक तो होता है नोजोफेरिंग्स, तीनों भाग आप लिख लो, नोजोफेरिंग्स। दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स देखो 3 भाग है। अपन देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मुख गुहा के अपन ने आहार नाल में सबसे पहला मुख गुहा पढ़ लिया, यहां से खाने को क्या हुआ वो चीज अपन ने सब पढ़ ली। अब अपन सेकंड चीज पर आते हैं, आहार नाल का दूसरा भाग आता है ग्रसनी। वहां पर वो खाना कहां से, ये मुख गुहा से खाना कहां पर आता है? अब ग्रसनी में। ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ठीक है। देखो नोजोफेरिंग्स, ग्रसनी का जो पहला भाग है नोजोफेरिंग्स, जैसे अपन नाक से जो सांस लेते हैं वह जो जिस पाइप से जाता है वह कहलाता है ये ग्रसनी का कौन सा भाग कहलाता है? नोजोफेरिंग्स। जहां से एयर अंदर जाती है, जहां से एयर अंदर जाती है वह ग्रसनी का ही भाग होता है, वह कहलाता है नोजोफेरिंग्स। दूसरा भाग होता है ओरोफेरिंग्स। देखो ये तो हो गया नाक, यहां से जो एयर गई, ये देखो यहां से एयर गई, वो हो गया नोजोफेरिंग्स। और जो मुख गुहा से जो खाना गया वह होता है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये तो अपने पास में जहां से कहा जाएगी सांस नाक द्वारा, ठीक है प्रवेश। ओरोफेरिंग्स ये कौन सा भाग हो गया? मुख गुहा वाला भाग, मतलब फूड, ठीक है, फूड यहां से अंदर जाएगा, ठीक है। तो अपन पहले दो के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रसनी का 2 भाग, पहला हो गया नोजोफेरिंग्स जहां से आपकी एयर जाती है, और दूसरा भाग हो गया ओरोफेरिंग्स जहां से आपका फूड जाता है। अब देखो ग्रसनी है अपने एक उभयनिष्ठ भाग। कौन सा भाग? उभयनिष्ठ। मतलब ग्रसनी में आपके एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एयर और फूड दोनों ही मिल जाता है। मतलब ग्रसनी में उभयनिष्ठ भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जगह ऐसी आती है जहां पर फूड प्लस एयर, नाक से गई, नोजोफेरिंग से गई एयर और ओरोफेरिंग से गया फूड, वो दोनों ही यहाँ पर एक जगह मिल जाते हैं। इस कारण से अपन ग्रसनी को पाचन तंत्र का जो भाग है वो एक उभयनिष्ठ भाग है। अब देखो इस जगह पर जो है वहां पर एयर और दोनों मिल गए। अब एयर का रास्ता अलग है श्वास नली से, और खाने का रास्ता, ये जो खाना है उसका रास्ता अलग है ग्रास नली से, जिसको अपन फूड पाइप भी बोलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। अब देखो एयर जो फूड होगा वह फूड वाले मार्ग में जाएगा, जो आगे वाला भाग होगा ग्रास नली, जिसको अपन इंग्लिश में इसोफोगस बोलते हैं, और एयर जाएगा श्वास नली में। एयर कहां पर जाएगी? श्वास नली में। देखो तो इन दोनों को जो अलग करने का काम करता है वह ग्रसनी के जो जीभ के पीछे वाला भाग होता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। एक भाग लगा होता है जीभ के जस्ट पीछे, उसको कहते हैं अपन एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ये वाला भाग क्या काम करता है कि ग्रसनी के जस्ट यहां पर लगा होता है। जैसे ही खाना अपने अंदर उभयनिष्ठ भाग, ग्रसनी के उभयनिष्ठ भाग में आया, यहां पर एपिग्लोटिस पे जैसे खाना गिरा, वह खाना एपिग्लोटिस क्या करता है? हल्का सा नीचे हो जाता है, और जो यहां पर श्वास नली का ये छिद्र होता है इसको बंद कर देता है, और खाना कहां पर आ जाता है? ग्रास नली में। तो एपिग्लोटिस के संबंध में क्वेश्चन बनता है कि पाचन तंत्र में खाने को श्वास नली में रोकने के लिए कौन सा भाग काम करता है? पाचन तंत्र में खाने को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए कौन सा भाग काम करता है? तो वो है एपिग्लोटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एपिग्लोटिस, जैसे ही खाना एपिग्लोटिस पे गिरा, एपिग्लोटिस ने क्या किया? यहां पर जो श्वास नली का मार्ग है उसको बंद कर दिया, और खाना ग्रास नली में आ जाता है, और एयर होती है वह श्वास नली में चली जाती है। तो एपिग्लोटिस का मतलब समझ में आया? अब यहां से खाना तो ये अपने ग्रसनी का वाला भाग कंप्लीट हो गया। नोजोफेरिंग्स जो सांस जाती है नाक द्वारा, ओरोफेरिंग्स जहां से खाना जाता है, और लेरिंगोफेरिंग्स ये भाग है जो ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग। लेरिंगोफेरिंग्स ग्रसनी का वह भाग है जो ग्रास नली से जुड़ा होता है। ये होता है ग्रास नली से जुड़ा भाग। तो ग्रसनी का
लेरिंगोफेरिंग्स जो भाग है वही भाग ग्रास नली या फूड पाइप या इसोफोगस से जुड़ा होता है। तो ये ग्रसनी के अपन ने तीनों पॉइंट पढ़ लिए। एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ लिया, एपिग्लोटिस सांस नली के छेद को बंद कर देगा और खाना सांस नली में प्रवेश नहीं करेगा। अब अपन आगे पढ़ते हैं ग्रास नली इसोफोगस के बारे में। अब आहार नाल का जो तीसरा भाग आता है सी वाला, वह है अपने पास में ग्रास नली, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और एक और अपन ने बोल सकते हैं इसोफोगस। अब देखो खाना यहां से उतरा, यहां से यहां पर प्रवेश किया। अब देखो डायरेक्ट खाना आपके पेट में नहीं गिरता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपके खाना अगर पेट में गिरेगा तो आपका पेट डैमेज हो सकता है। तो खाना क्या होता है कि बिल्कुल क्रमानुकंचन क्रिया द्वारा धीरे 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 इस तरीके से चलता हुआ फिर आपके स्टोमच में प्रवेश करता है। तो ग्रास नली में इसकी देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और खाना यहां से जो अमाशय में आपके जाता है वह कौन सी क्रिया द्वारा जाता है? क्रमानुकंचन क्रिया द्वारा। बस इतनी सी चीज है। अब अपन आगे चलते हैं। डी वाला आहार नाल का डी वाला पॉइंट है वह है अपने पास में अमाशय। इंपॉर्टेंट, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमच। जो आपका पेट है वही कहलाता है आपका अमाशय, और ये है पाचन तंत्र में आपके थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में स्थित होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है? लेफ्ट साइड। अब ग्रास नली से खाना क्रमानुकंचन क्रिया द्वारा कहां पर आ गया? अमाशय में आ गया। और अमाशय में सबसे ज्यादा खाना यही अमाशय में रहता है। समथिंग 4 से 5 घंटे तक खाना यही रहता है। ठीक है। अब अमाशय में देखो, मैं इधर बना देता हूं आपके, यहां से ये ग्रास नली से खाना ये यहां पर प्रवेश किया अमाशय में। अब अमाशय के बारे में अपन देखते हैं। इसके मेनली 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग, और चौथा होता है पश्चिम भाग। अग्रभाग को अपन बोलते हैं कार्डिक, मध्य भाग को अपन बोलते हैं फंडिक या काय भी बोलते हैं अपन, और पश्चिम भाग को बोलते हैं अपन पाइलोरिक। तो ये अमाशय के 3 भागों में डिवाइड होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। खाना सबसे ज्यादा समय तक कहां पर रहता है? अमाशय में। अब देखो अपन एक एक चीज पढ़ते हैं। अमाशय में क्या होता है कि जैसे ही खाना आया, वह खाना आपके अमाशय में पड़ा है। अब अमाशय में बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। ठीक है। देखो अब इसमें कौन सबसे पहला जो एंजाइम बनता है आपका HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड जो बनता है वो आपके अमाशय में ही बनता है। अब जैसे खाना आपके अमाशय में आया, HCl कहां से बनता है? देखो ये जो अमाशय की जो साइड की जो भीतरी दीवार है ना, इस दीवारों से आपके एंजाइम सभी बनते हैं। साइड की जो ये भीतरी दीवारें हैं, यहां से ही आपके एंजाइम बनते हैं। इसको कहते हैं अपन जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। हिंदी में जठर ग्रंथियां, इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। तो इस भीतरी दीवारों से आपके अमाशय में एंजाइम बनते हैं। अब अपन सबसे पहला कौन सा? HCl के बारे में बात करते हैं। तो HCl कहां पर बनता है? आपके अमाशय में। HCl का काम क्या रहता है? HCl के काम के बारे में अपन पढ़ते हैं। HCl क्या करता है कि आपका जो खाना अमाशय में आया, उस खाने को गलाने का काम करता है। सबसे पहला HCl आपने देखा होगा कि जो क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप है। अब एसिड क्या करता है? किसी चीज को गलाने का काम करता है। तो HCl आपके जो खाना आया वो अभी हार्ड फॉर्म में है, उसको और बारीक बारीक टुकड़ों में बदलेगा कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। ये काम क्या करेगा? खाने को बारीक करेगा। और ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा इसका काम होता है कि यह अगर और भी खाने में कुछ बैक्टीरिया है, या रोगाणु है, तो उनको भी नष्ट करता है। तो रोगाणु को भी नष्ट करता है।
रोगाणु को नष्ट, ठीक है, खाने को बारीक कर दिया, रोगाणु को नष्ट कर दिया। तो HCl का काम क्या है कि एक तो खाने को बारीक करना और रोगाणु नष्ट करना, मतलब खाने को सड़ने से रोकना, ठीक है। अब HCl का देखो pH 1.5 समथिंग इसका pH होता है, बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है। सबसे हार्ड जो HCl बनता है वह बनता है मगरमच्छ में। सबसे ज्यादा जो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा अम्लीय होता है वो मगरमच्छ में। अगर मगरमच्छ एक कील भी खा जाता है ना तो भी वो उसको पचा सकता है। तो सबसे जो हार्ड जो HCl बनता है वह मगरमच्छ में बनता है। मगरमच्छ एक कील को भी पचा सकता है। अपने शरीर में इतना जो ज्यादा मात्रा में HCl नहीं बनता है, इतनी हार्ड क्वालिटी में HCl नहीं बनता है। इसका pH अपने जो होता है वह 1.5। HCl का काम हो गया खाने को बारीक करना, रोगाणु को नष्ट करना, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा एंजाइम की बात करते हैं अपन, तो एक होता है रेनिन। देखो रेनिन एंजाइम होता है वह 3 वर्षों के बच्चों तक में बनता है। कितने वर्ष के बच्चों तक में? 3 वर्ष के बच्चों तक में रेनिन एंजाइम। जैसे रेनिन एंजाइम होता है कि HCl बना और इस HCl ने ही रेनिन एंजाइम को प्रेरित किया। मतलब HCl बनता है और HCl किसको प्रेरित करता है? रेनिन एंजाइम। HCl के कारण से ही अपने शरीर में रेनिन एंजाइम बनता है, ये चीज ध्यान रखना। रेनिन एंजाइम का काम क्या रहता है कि रेनिन एंजाइम 3 वर्ष के बच्चों तक में बनता है। आपने बच्चे क्या अधिकतर, जैसे आपने देखा होगा कि दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं तो थोड़ी देर बाद वो अगर वापस वो वोमिट करते हैं तो वो एक गाढ़ी फॉर्म में निकलता है। तो वही वो उस दूध को उस गाढ़ी फॉर्म में किसने बदला? वह बदलता है रेनिन एंजाइम, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, रेनिन एंजाइम इसका जो कार्य है मेन कि दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को ये किसमें बदलता है? केसिन में। तो इसका कार्य आप लिख लो कि दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदलता है। कौन? रेनिन। अब तीसरा अपन पढ़ते हैं, और किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? HCl जाता है रेनिन के पास में और रेनिन को उत्प्रेरित करता है, फिर रेनिन अपना काम करता है। अब HCl वापस एक दूसरे एंजाइम के पास में जाता है जिसका नाम है तीसरा पेप्सिन। पेप्सिन भी सोया हुआ रहता है। HCl जाता है उसके पास में, पेप्सिन को उठाता है। पेप्सिन उठने के बाद में अपना काम शुरू करता है। पेप्सिन क्या करता है कि जो खाने में प्रोटीन आया उस प्रोटीन को वह तोड़ता है पेप्टोन में। अपने शरीर में सबसे धीरे पाचन या सबसे ज्यादा समय के जो पचने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वह प्रोटीन ही है। प्रोटीन सबसे धीरे पचता है अपने शरीर में। तो HCl पेप्सिन को उत्तेजित करेगा, पेप्सिन उठेगा और पेप्सिन क्या करेगा कि खाने में अगर कुछ प्रोटीन है उस प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? सबसे पहले पेप्टोन में। तो अपने अमाशय में जो बनने वाले एंजाइम HCl, रेनिन और पेप्सिन, 3 तरीके के एंजाइम, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज और देख लो आप कि यदि अपन क्या होता है कि कभी कभी कुछ ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं, ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हो तो HCl की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। तब आपको ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी टाइप प्रॉब्लम हो जाती है। तब वह क्यों होती है? क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में खाना खाने पर शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है और आपको एसिडिटी महसूस होती है, ठीक है। अब इसमें देखो अमाशय के संबंध में एक और बात कर लेते हैं अपन कि अब अपन देखते हैं कि जब HCl बनता है तो HCl तो खाने को गलाता है। तो अपन सोचते हैं कि ये अगर खाने को गला सकता है तो अपने अमाशय को क्यों डैमेज नहीं कर सकता है? क्योंकि अमाशय को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखो इसको नुकसान से बचने के लिए इनकी एपिथेलियल सेल, कौन सी? उपकला उत्तक, ये जो अमाशय है यहाँ पर उपकला उत्तक उपस्थित होते हैं। इन उपकला उत्तक या एपिथेलियल सेल के द्वारा एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा क्या होता है कि ये एक एंजाइम स्रावित करती है। उस एंजाइम का नाम है म्यूकस। कौन सा एंजाइम है? म्यूकस। ये म्यूकस एंजाइम क्या करता है कि जो इस HCl है उसकी मात्रा को नियमित बनाए रखता है, मतलब कंट्रोल करता है। जितनी जिसकी जरूरत होती है उतना ही रखता है। अगर ये म्यूकस बनना बंद हो जाए तो HCl की मात्रा ज्यादा बनने लग जाएगी आपके शरीर में। अगर ये म्यूकस एंजाइम कम बनना लग जाए तो HCl की मात्रा ज्यादा बनने लग जाएगी। अगर HCl की मात्रा ज्यादा बनी तो आपके अमाशय को डैमेज कर सकती है। तो अगर अमाशय को डैमेज हो गया तो उसमें छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे HCl की मात्रा बढ़ी तो इस जगह ऐसे ऐसे घाव हो जाते हैं।
उसको बोलते हैं कि अल्सर की बीमारी। कौन सी बीमारी? अल्सर, जो अपन बोलते हैं नॉर्मल जो अपने भाषा में कि पेट में जैसे छाले टाइप हो गए, ठीक है। तो अल्सर किस कारण से होता है कि अगर आपके म्यूकस एंजाइम कम बन रहा है, म्यूकस एंजाइम कम बन रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका HCl की जो मात्रा होगी वह नियमित नहीं होगी, उसका नियमन नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि आपके जो आमाशय है उसके जो दीवारें हैं वहां पर गाव टाइप हो जाएंगे। उसको अपन कहते हैं अल्सर की बीमारी। कौन सी बीमारी? अल्सर, ठीक है। अब सेकंड चीज अपन यहां पर देखते हैं एक और कि यदि मान लो HCl की मात्रा कम बनने लग जावे। किसकी मात्रा? HCl की मात्रा। आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपके पेट में आमाशय में इन्फेक्शन हो गया और HCl की मात्रा कम बनने लग गई। इससे क्या होगा कि जैसे आपने खाना खाया ग्रसनी ग्रास नली से होता हुआ आपके पेट में आया, अब HCl तो बन ही नहीं रहा है। अब HCl नहीं बन रहा है तो खाने का जो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही रह रहा है, तो वो खाना एक हार्ड फॉर्म में ही है। अरे उसका वो गल तो रहा ही नहीं ना, तो खाना जैसे नहीं गल रहा है तो वो क्या होगा कि ज्यादा देर तक यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। ये यहां पर आया, आते ही थोड़ी देर में छोटी आंत से बड़ी आंत और गुदा द्वारा आपको ऐसा लगेगा कि आपको खाना खाते ही आपको फ्रेश होने जाना है। ऐसा आपको कभी महसूस हुआ होगा कि जैसे ही आपने खाना खाया और 10 मिनट बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये फ्रेश होने जाना है। तो वह कंडीशन कब आती है कि जब HCl की मात्रा कम बनती है आपकी बॉडी में, तो उस यह एक सिंड्रोम के कारण होता है। उस सिंड्रोम को अपन कहते हैं डैम्पिंग सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डैम्पिंग सिंड्रोम। डैम्पिंग सिंड्रोम मतलब क्या है कि आपके शरीर में HCl की मात्रा कम बन रही है। HCl की मात्रा कम बन रही है तो क्या होगा, खाना आया तो खाना एक हार्ड फॉर्म में ही पड़ा हुआ है, पड़ते ही वो खाना छोटी आंत में चला जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और आपको खाना खाते ही आपको भगने की इच्छा होगी। तो वो हो गया जो सिंड्रोम होता है, उसे सिंड्रोम कहते हैं डैम्पिंग सिंड्रोम। याद रखना इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग सिंड्रोम क्या होता है तो वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं। देखो आमाशय तक हो गया, अब अपन आहार नाल के नेक्स्ट वाले भाग में चलते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? मुख गुहा। मुख गुहा से क्या पढ़ा अपन ने? ग्रसनी। ग्रसनी से ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में अपन ने आमाशय पढ़ लिया। आमाशय में 4 घंटे 5 घंटे तक भोजन का स्टोर हो गया। अब यहां से भोजन आता है देखो ये आमाशय के बाद में यहां से भोजन, ये देखो ये मैं बना रहा हूं एक, यहां से भोजन आता है छोटी आंत में। कौन सी आंत में? आंत। एक बार मैं आंत के बारे में बता देता हूं। एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आंत की टोटल लंबाई होती है 22 फीट। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है स्मॉल, सॉरी एलिमेंट्री कैनल नहीं, यहां गलत लिख दिया अपन ने, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनल तो आहार नाल होता है। आंत में इंटेस्टाइन है, इसकी जो लंबाई टोटल होती है वो होती है 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है छोटी और एक होता है बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज। छोटी आंत की लंबाई समथिंग मान लो 17 फीट और ये होती है 5 फीट। ये पूरा देख लो। आंत, इंटेस्टाइन अपन ने इंग्लिश में वर्ड है, टोटल लंबाई जिसमें छोटी और बड़ी दोनों आ गई, छोटी और बड़ी। छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लंबाई समथिंग होती है 17 फीट और बड़ी आंत जिसकी लंबाई होती है समथिंग 5 फीट। अब देखो यहां से खाना आमाशय में गलने के बाद में कहां पर आ गया? छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब देखो यहां पर जो खाने की प्रकृति वो कौन सी है? अम्लीय प्रकृति, क्योंकि इसमें HCl मिला हुआ है। अब जो छोटी आंत में खाना आता है उसमें प्रकृति चाहिए क्षारीय। कौन सी प्रकृति चाहिए? क्षारीय। तो देखो छोटी आंत से पहले जब खाना यहां से आमाशय से में छोटी आंत से प्रवेश करने से पहले इधर इस साइड में लगा होता है, अपने इधर राइट साइड में लगा होता है यकृत, जिसको अपन बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर का पाचन तंत्र पे क्या काम होता है कि यह करता है पित्त का निर्माण। किसका निर्माण? पित्त निर्माण। जैसे ही लीवर ने पित्त का निर्माण किया, यह पित्त क्या होता है, यहां पर एक थैली लगी होती है जिसे बोलते हैं अपन पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इंग्लिश में होता है गाल ब्लैडर।
इंग्लिश में क्या नाम है, गाल ब्लैडर। तो लीवर ने क्या किया, पित्त का निर्माण करता है। लीवर ने क्या किया, पित्त का निर्माण किया। लीवर के बारे में एक दो चीजें अपन पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लीवर के बारे में मैं इधर लिख लेता हूं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो गया। इसका वजन होता है 1 से 1.5 kg समथिंग। दूसरा पॉइंट देखो, ये बहुत सारे, ये विटामिन ए का भी संश्लेषण करती है, विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण या संश्लेषण मतलब स्त्राव करना, विटामिन ए का स्त्राव होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि 1 से 1.5 kg इसका वजन। पित्त का निर्माण करना, पित्त निर्माण। एक और होता है ग्लूकोज का स्टोर करना। तो समथिंग ये मोटे मोटे काम अपन देख लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, 1 से 1.5 kg इसका वजन होता है। सब विटामिन ए का संश्लेषण करती है, पित्त का निर्माण करती है और ग्लूकोज को भी स्टोर करती है। ठीक है, अब देखो अपने, ये तो एक यकृत के बारे में अपन ने मोटी मोटी चीज पढ़ ली। अब अपने पाचन तंत्र में क्या काम यकृत करता है कि पित्त का निर्माण। किसका क्या काम करेगा पाचन तंत्र में, लीवर की जो पित्त का निर्माण करेगा। और ये पित्त यहां से बनने के बाद में कहां पर स्टोर होता है, पित्ताशय में। कहां पर स्टोर होता है, पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं। जैसे ही खाना यहां से देखो अमाशय से चलकर इस छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत भी 3 भागों में डिवाइड होती है, यहां पर मैं लिख लेता हूं। छोटी आंत भी 3 भागों में डिवाइड होती है, जिसको अपन शॉर्ट ट्रिक में पढ़ते हैं DJI। ठीक है, पहला भाग होता है ड्यूडेनम, दूसरा भाग होता है जेजुनम और चौथा भाग होता है इलियम। ठीक है, ये छोटी आंत के 3 भागों में डिवाइड होती है। तो यह वाला पहला भाग हो गया डी, मैं डी लग रहा हूं, आप समझ जाना, ये ड्यूडेनम है। तो यहां से खाना छोटी आंत के जैसे ड्यूडेनम में जैसे ही प्रवेश किया, इसकी प्रकृति तो थी अम्लीय, अब छोटी आंत में प्रकृति चाहिए क्षारीय। तो यहां से ये जो होता है पित्त, यहां से पित्त छोड़ता रहता है इसमें। अब इसने पित्त छोड़ा तो इसकी प्रकृति एक प्रकार से क्षारीय हो जाती है। तो पित्ताशय से पित्त कहां पर आ गया, छोटी आंत के ड्यूडेनम से। और देखो अपने मानव शरीर में एक दिन में 600 ml पित्त बनता है। पर डे कितना ml पित्त का स्राव होता है, 600 ml। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखो यहां पर लगा होता है जिसको बोलते हैं अपन अग्नाशय, इंग्लिश में पेनक्रियास बोलते हैं। अग्नाशय क्या होता है कि अमाशय और जो ड्यूडेनम वाला भाग है, अमाशय और ड्यूडेनम के वाला भाग के बीच में स्थित है। अब अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इससे पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम कहां से स्राव होता है, अग्नाशय से। देखो पूर्ण पाचक एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है कि अपन जो खाना खाते हैं स्टार्च, स्टार्च में जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, इसका संपूर्ण तरीके से अपने शरीर में पाचन होता है वह अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अग्नाशय। अग्नाशय एंजाइम स्रावित करता है जिन्हें पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। वो आगे अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। वही जो एंजाइम होते हैं वह प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं। इस कारण से जो अग्नाशय को अपन कहते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। ठीक है, अब देखो अग्नाशय, इसके बारे में अपन और चीज पढ़ते हैं। एक तो यह है कि लीवर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसके बाद में, और यह एक है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एक तो मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम का दोनों का स्राव करती है, इस कारण से इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, शरीर में एकमात्र ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, क्योंकि ये क्या है, हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का ही स्राव करती है। हार्मोन्स में जैसे अपन आगे थोड़े एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, जो अल्फा बीटा जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एंजाइम,
हार्मोन के साथ साथ में एंजाइम भी स्रावित करती है, इस कारण से अपन इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत के बाद की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखो, अब इसमें अपन अभी एंजाइम की बात करते हैं। कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं उसका देखो शॉर्ट ट्रिक है, लात। क्या याद रखोगे? अग्नाशय क्या करता है? लात मारता है। अग्नाशय क्या करता है? लात मारता है। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं LAT। क्या बोला अपन ने? LAT। एल इसका फुल फॉर्म होता है लाइपेज, ए का फुल फॉर्म होता है एमाइलेज, और टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। लात, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अभी रीड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा एंजाइम है, वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं रहता है। अभी लेटेस्ट एक रीड के एग्जाम में जो पेपर हुआ था उसमें साइंस का ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन में लाइपेज था, एमाइलेज था, ट्रिप्सिन था, एक था रेनिन। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? रेनिन। क्यों? क्योंकि रेनिन अमाशय से स्रावित होता है। और लात अगर आपको याद है तो आप ऑटो बिल्कुल सही कर लोगे उसको। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब इसके अपन एक एक कार्य पढ़ते हैं। लाइपेज क्या करता है कि भोजन में, लाइपेज का काम है कि जो वसा है, फैट है, उसका पाचन, वसा का पाचन। एमाइलेज क्या करेगा कि देखो, खाने का जो टाइलिन ने स्टार्च को माल्टोज में बदला, वहां से अगर और भी कुछ स्टार्च है बाकी, अगर कुछ स्टार्च बाकी रह गया है, उसको एमाइलेज क्या करेगा कि बाकी जो बचा जो स्टार्च है, बचे हुए स्टार्च को ये माल्टोज में बदलेगा। ठीक है, माल्टोज से ये ग्लूकोज में, मान लो ग्लूकागोज, ग्लूकागोज। तो यहां पर ये क्या है कि लाइपेज काम करता है वसा का पाचन, एमाइलेज काम करता है बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलना, माल्टोज से ग्लूकागोज आगे बदलता रहता है। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या काम है? देखो यहां पर अपन ने पढ़ा था, यहां पर अपन ने पढ़ा था कि अमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम आया, उस पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा। पहला प्रोटीन पेप्टोन में टूट गया, अब वो कौन सी फॉर्म में है? पेप्टोन फॉर्म में। अब ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जो ये पेप्टोन है, उस पेप्टोन को ये तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड्स में। किसमें? देखो, तो अब अपने यहां पर प्रोटीन का दूसरी बार पाचन हुआ है। पहला अमाशय में हो गया पेप्सिन के द्वारा, अब अग्नाशय के ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में टूटा, और कुछ मात्रा में एमिनो अम्ल में भी टूटता है, एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहां पर हुआ? अमाशय में पेप्सिन द्वारा। सेकंड किसके द्वारा हुआ? ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा, अग्नाशय के ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड्स में बदला। ठीक है, तो ये लात याद रह जाएगा आपको, LAT, लात। लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज बचे हुए स्टार्च का पाचन, और ट्रिप्सिन अगर जो प्रोटीन है उस जो पेप्टोन फॉर्म में उसको एमिनो अम्ल में पाचन कर देता है। अब देखो अग्नाशय का पीएच मैंने लिख रखा है 7.5 से 8.5, मतलब इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं अग्नाशय से आगे चलते हैं। अग्नाशय एक इंपॉर्टेंट भाग है अपने बॉडी का। अब देखो अपन ने अग्नाशय में, यहां पर ये था, ये अमाशय था। ठीक है, यहां से भोजन अग्नाशय ने लात एंजाइम मारकर उसके अंदर और वसा का पाचन कर लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन कर लिया समथिंग। अब देखो भोजन, ये डी आ गया, ये जे है और ये आई है, छोटी आंत का DJI अभी बताया था मैंने, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब भोजन सबसे पहले ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम के बाद में जेजुनम, जेजुनम से होता हुआ वह आ जाता है इलियम में। ये कौन सा भाग है? इलियम। देखो अब ये छोटी आंत है, छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है, इसकी लंबाई अपन ने पढ़ी थी 17 फीट। देखो भोजन जब यहां पर इलियम में प्रवेश करता है, तब इलियम में प्रवेश करते यहां पर कुछ एंजाइम निकलते हैं। देखो उसमें कौन कौन से, एक तो है सबसे इंपॉर्टेंट है इरेप्सिन। इरेप्सिन ये क्या करता है
कि जो ट्रिप्सिन ने जो पॉलीपेप्टाइड्स में जो प्रोटीन को बदला, उस प्रोटीन को अंततः ये एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन को अंततः ये किससे बदल देता है? एमिनो अम्ल में। तो प्रोटीन का अंतिम रूप में पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत के इलियम के भाग में। छोटी आंत के इलियम के भाग में यहां पर आके प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है इलियम में। अब देखो इसमें बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। एक बनता है माल्टेज। माल्टेज क्या काम करता है कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज या ग्लूकोज, माल्टोज को गैलेक्टोज। एक होता है सुक्रेज। सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को भी ग्लूकोज में बदलता है। एक होता है लेक्टेज। ये होता है कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज में। ठीक है, तो कुछ एक आप ये याद रख लो। मेन इंपॉर्टेंट रहता है इसमें इरेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कि प्रोटीन को अंतिम रूप से एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम कौन करता है? इरेप्सिन। और ये लैक्टोज भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लैक्टोज एंजाइम। और कहां पर बनता है? ये आपकी छोटी आंत में। ठीक है, अब देखो छोटी आंत में क्या होता है कि ये जो छोटी आंत की जो भीतरी दीवारें हैं, यहां पर इस अंगुलीनुमा, छोटी छोटी अंगुलीनुमा जो संरचना होती है उसको अपन कहते हैं रसांकर। क्या कहते हैं अपन? रसांकर। ठीक है, रसांकर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको विली। क्या बोलते हैं? विली। ये छोटी छोटी कांटेनुमा संरचना, अंगुलीनुमा संरचना होती है। और तो यहां पर क्या होता है कि छोटी आंत में ये विली का काम यह है कि भोजन का अंतिम रूप से जो पाचन है वह कहां पर होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है। अब इस भोजन में जो आवश्यक खनिज तत्व है, एमिनो अम्ल है, जो भी है, वह क्या होते हैं कि ये जो विली है इसके द्वारा सोख लिए जाते हैं। इस विली के द्वारा सोख लिए जाते हैं। और ये विली क्या करता है कि अपने हार्मोन्स में क्या करता है? इसको अपने ब्लड में स्रावित कर देता है। कहां पर स्रावित कर देता है? ब्लड में। तो विली का काम क्या हुआ? खनिज पदार्थों को इसने सोखा और कहां पर डाल दिया? इसने ब्लड में डाल दिया। और ब्लड के माध्यम से आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वहां पर आपका जो पोषक तत्व है, जहां पर कुछ कमी है, जिस चीज की आवश्यकता रहती है, वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो विली का काम क्या है कि जो भोजन में उपस्थित आवश्यक खनिज पदार्थों को सोख कर ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां पर हो गया? आपके छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन हो गया। अब देखो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो भोजन छोटी आंत से होता हुआ यहां पर भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो गया। अब यहां से जो पॉइंट स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है बड़ी आंत का। कौन सा? बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत यह है कि एक तो ये बड़ी आंत कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करती है। पहला ही पॉइंट है कि कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करती है। एंजाइम स्रावित नहीं करती है, इंपॉर्टेंट। इसकी जो लंबाई अपन ने पढ़ी थी 5 फीट। सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब बड़ी आंत 3 भागों में डिवाइड होती है। देखो पहला होता है आपके सीकम, दूसरा होता है कोलन, और जो चौथा होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम मलाशय, देखो कोलन को बृहदांत्र बोलते हैं, बृहदांत्र। ये भाग हो गया अपने पास में सीकम। देखो यहां से जो शुरू होगा, ये जो बड़ी आंत है इसका व्यास क्या है कि छोटी आंत से बड़ा होता है, इस कारण से इसको अपन बड़ी आंत कहते हैं, इसका डायमीटर। अब देखो पहला भाग यहाँ पर सीकम होता है और सीकम में जस्ट नुमा एक ऐसी उंगली नुमा संरचना यहाँ पर लटकी हुई होती है, उसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अब मानव में ये क्या हो गया? एक अवशोषी अंग हो गया है, मतलब इसका अब अवशोषण हो चुका है। कभी कभी किसी किसी एक्टिव हो जाती है, कुछ अगर ऐसे पदार्थ खा ले, जैसे नींबू खा ले, नींबू के साथ में अगर बीज साथ में चला जाता है उसका, तो वो कभी कभी एक्टिव होने के चांसेस रहते हैं उस समय पर। ठीक है, तो अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है मानव शरीर का। एक
अवशोषी अंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर लगा होता है, बड़ी आंत में लगा होता है, ठीक है। लेकिन जानवरों में ये अपेंडिक्स अभी रहती है, जानवरों में अपेंडिक्स क्यों, क्योंकि जानवर क्या है कि घास वगैरह ये खाते हैं, उसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत रहती है। इस कारण से ये क्या है, जो ये जंतुओं में अपेंडिक्स रहती है। क्यों, क्योंकि जंतु जो जानवर वगैरह है वह क्या है कि ये सेलुलोज खाते हैं, उससे क्या है कि उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत रहती है, ठीक है। अपन भी पहले क्या है कि जब जब ये मानव जब पृथ्वी पर आया था उस समय क्या खाने का कुछ था नहीं, तो सेलुलोज वगैरह ये घास फूस वगैरह ही खाता था। इस कारण से उस समय ये अपेंडिक्स मानव के शरीर में थी उपस्थित। लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे इसका अवशोषण हो, मानव शरीर में अवशोषण हो चुका है, ठीक है। इस कारण से इसको अपन अवशोषी अंग कहते हैं, अवशोषी अंग हो गया। अब देखो इसके कार्य बता देता हूं मैं एक बार, बड़ी आंत के कार्य क्या है। सबसे पहला काम है ये कि जो यहां से छोटी आंत से जो निकला हुआ भोजन है, मतलब जो वेस्टेज बच गया, उसको क्या करता है, ये कुछ समय के लिए बचा कर रखता है। छोटी आंत से अब ये कुछ समय रोक कर रखना, पहला काम तो ये। भोजन मतलब आप ये मत समझो कि वो जो भोजन पच चुका है और पचने के बाद में जो वेस्टेज है वह उस चीज की बात कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि यहां पर अपन मल लिख सकते हैं, आप भोजन से कंफ्यूज हो जाओगे। छोटी आंत से आए हुए जो लास्ट में भोजन का अवशोषण हो गया, उसके बाद में जो मल है उसको क्या है कि कुछ समय कर ये रोक कर रखता है। एक मल ही चल रहा है यहां पर। यहां से क्या होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपने पास में भोजन यहां पर आया, यहां से होता होता बृहदांत्र से होता होता ये कहां पर आ जाता है, बड़ी आंत के कौन से भाग में, मलाशय, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टम। कहां पर आ जाता है, जो इस वाले भाग में, यहां पर ये दिख रहा होगा देखो लेक्टम। यहां पर मल क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और जब भी यहां की मांसपेशियां क्या होती है कि बहुत ही सेंसिटिव होती है। यहां से जैसे ही आपको जब फ्रेश होने की जब ऐसा होता है, तब यहाँ की मांसपेशियां या संकेत मेरु रज्जु द्वारा जो आपके स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जो संकेत है वह मस्तिष्क में जाते हैं, और मस्तिष्क में वापस संकेत रिटर्न होकर इन मांसपेशियों में आते हैं और मांसपेशियां खुलती है और आप मल त्याग करते हो, ठीक है। तो मल कहां पर इकट्ठा रहता है, मलाशय रेक्टम में इकट्ठा रहता है। तीन भाग हो गए, सीकम हो गया, कोलन हो गया, और कौन सा भाग हो गया, मलाशय। पहला कार्य क्या हो गया, छोटी आंत से आए हुए भोजन या मल आप जो भी है उसको क्या करता है, कुछ समय के लिए रोक कर रखता है, ठीक है। और छोटी आंत देखो, बड़ी आंत के बारे में अपन एक दो बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर बड़ी आंत का एक और मेन काम होता है कि जल का अवशोषण। किसका अवशोषण, जल का अवशोषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि जो अपने बॉडी में जो जल है उसका अंतिम रूप में जो अवशोषण होता है वह कहां पर होता है, बड़ी आंत द्वारा। देखो जल आमाशय में भी अवशोषण होता है, छोटी आंत में भी अवशोषण होता है, लेकिन अंतिम रूप से जो अवशोषण होता है वह होता है बड़ी आंत में। अब देखो क्या होता है कि यदि आपके कभी कभी बड़ी आंत में अगर इंफेक्शन हो गया और जल का अवशोषण कम हो रहा है, क्या हो रहा है, जल का अवशोषण कम हो रहा है, इंफेक्शन हो गया, जल ज्यादा सोख नहीं रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही आपने पानी पिया और आपको जो बीमारी होगी वो हो जाएगी डायरिया की बीमारी। कौन सी बीमारी, डायरिया, जिसे आप बोलते हैं अपन कि दस्त लग गए, ठीक है। कब लगेंगे, कि बड़ी आंत में इंफेक्शन हुआ, बड़ी आंत में इंफेक्शन अगर हो गया, जिससे क्या हो गया, अगर जल का अवशोषण क्या होगा, जल का अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो जैसे ही आपने कुछ भी खाया, अगर जल उसमें से रुकेगा नहीं और फटाफट आपको दस्त की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहां पर यह है कि दस्त मतलब आपको निर्जलीकरण बोल सकते हैं, मतलब पानी की कमी उस समय अपन बोल सकते हैं। निर्जलीकरण, पानी कंटिन्यू निकलता रहेगा आपकी बॉडी से, ठीक है। तो उस समय क्या है कि यदि अगर 1% पानी निकलता है ना, 1% पानी अगर की कमी पर आपको क्या है, प्यास लगती है,
और अगर 10% अगर बॉडी में पानी कम हो जाए ना तो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो अगर डायरिया आपके बीमारी हो गई है और कंटिन्यू आपको दस्त लगे हुए हैं, कंटिन्यू आपका पानी निकल रहा है बॉडी से, तो क्या होगा, अगर 10% समथिंग पानी निकल गया तो इसमें मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक बीमारी है डायरिया। उसके बाद में अपन चलते हैं, एक देखते हैं कि यदि अगर जल का अवशोषण ज्यादा होने लगे, अभी तो कम पड़ा था, अब है कि यदि जल अवशोषण अगर ज्यादा हो गया जिससे क्या होगा कि पानी ज्यादा सोखेगा, और ज्यादा सोखेगा तो इसमें अंदर जो मल है, इसके जो बड़ी आंत में जो भोजन आ रहा है, यहाँ पर छोटी आंत से निकला हुआ यहाँ पर मल है, उस मल में क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा इतना, और इतना अवशोषण अगर ज्यादा हो गया तो मल में एक कठोर टाइप हो जाएगा थोड़ा, जिससे क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम होगी वो होगी उस समय कब्ज की दिक्कत। कौन सी दिक्कत? जल का अवशोषण ज्यादा, इससे क्या होगा कि मल कठोर, और इससे क्या हो जाएगी कब्ज, क्योंकि इसमें जो जल है वो जिस मात्रा में जल मिलना चाहिए उस मात्रा में जल मिल ही नहीं रहा है, तो वो मल क्या होगा, तो कठोर हो जाएगा, उससे कब्ज की दिक्कत होगी। और अगर ये है कि कंटिन्यू आपको अगर जल का अवशोषण हो रहा है ज्यादा बॉडी में, कंटिन्यू आपको कब्ज है, तो उसका यहाँ पर अब आप जब फ्रेश होंगे तो आपको बहुत तेज से जोर लगाना पड़ेगा, और कंटिन्यू अगर आपको कब्ज है तो उस समय जो बीमारी हो जाती है, कंटिन्यू कब्ज है उस समय वो बीमारी हो जाती है पाइल्स की बीमारी। पाइल्स की बीमारी कब होती है? जब आपको कंटिन्यू कब्ज है, आपके बड़ी आंत में जल का अवशोषण कंटिन्यू हो रहा है, और आपको जो फ्रेश होने के समय बहुत ज्यादा फिर उस समय क्या कि जोर लगाना पड़ता है, तो उस समय कौन सी बीमारी हो जाती है? पाइल्स की बीमारी। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि जब आपको कब्ज रहती है तो बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पानी पियोगे तो वो उस मल के साथ में वो जितना मात्रा मिलना चाहिए मिलेगा, और आपको आसानी से आप मल त्याग कर सकते हो। ठीक है तो आज अपन ने पूरा ही पाचन तंत्र से संबंधित मुख गुहा, ठीक है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, यहां से फिर इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, यहां से अपन ने बड़ी आंत जिसमें 3 भाग, सीकम हो गया और कोलन हो गया और रेक्टम, फिर ये गुदा द्वारा आपका मल त्याग हो जाता है। तो दोस्तों आज अपन क्लास यही खत्म करेंगे। आपको अगर आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखिए, और मेरा विश्वास है कि अगर आज पाचन तंत्र का ये क्लास पूरी देख ली तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। धन्यवाद।